हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए टीयर 1 के लिए, कि हम लोग का जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइड हो जाए और हम लोग अपने आप को सेफ जोन पे माने। ठीक है, तो जो हम लोग मॉक लगाते हैं उसमें हम लोग कितना स्कोर करें कि हम लोग जो है वो अपने आप को सेफ जोन पे माने और हम लोग जो है वो रिलैक्स माइंड के साथ पेपर देकर आए और हम लोग का पेपर टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और किस तरीके से इन स्कोर को अचीव किया जा सकता है उस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का जो टीयर 1 का जो कट ऑफ गया था वो यूआर के लिए 153 था, ओबीसी के लिए 146 था, एससी के लिए 126 था और एसटी के लिए 111 कट ऑफ गया था 2024 में, अगर हम बात करें। ठीक है, तो उस हिसाब को, उस सिनेरियो को देखते हुए हम लोग को जो कट ऑफ लेके चलना चाहिए यूआर के लिए 160 से लेकर 165 तक का लेके चलना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मान लो इस बार भी टीसीएस आपका पेपर बना सकती है, अगर बना दी टीसीएस ने पेपर तो आपका जो हो सकता है इस बार भी नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाए और हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा ठीक जैसे 2023 में था वैसा देखने को मिल जाए। लेकिन अगर दोनों सिनेरियो को पकड़ के चलें तो अगर हम लोग जो 2024 का वर्स्ट कंडीशन को लेके चलेंगे तो उसमें अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो जो अच्छी कंडीशन होगी उसमें तो अच्छे परफॉर्म होगा ही होगा। तो अगर हम लोग अपना जो वर्स्ट कंडीशन क्या था 2024 का नॉर्मलाइजेशन, अगर उसी के हिसाब से अपने कट ऑफ को उसी हिसाब के कट ऑफ को देखते हुए उसमें 5-6 नंबर अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो जो आपका 2023 के कंपैरिजन अगर 2023 जैसा नॉर्मलाइजेशन होता तो उसमें तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसको देखते हुए जो टारगेट स्कोर आपको लेके चलना चाहिए यूआर के लिए वो 160 से लेकर 165, ओबीसी की अगर बात करें तो 155 से लेकर 150 तक का लेके चलना चाहिए, एससी की बात करें तो 130 से लेकर 135 तक का और एसटी की बात करें तो 120 से लेकर 125 तक का टारगेट स्कोर लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन टारगेट स्कोर को अचीव कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो जितना आपने पढ़ रखा है आपको केवल उतना ही पढ़ना, उससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ना, केवल जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। इन केस मैथ को छोड़ के मैथ की जो कैलकुलेशन ट्रिक्स है वो आप देख सकते हो, जैसे कि आप टेबल्स याद कर सकते हो, तो कौन कौन से टेबल्स, कम से कम 30 तक का टेबल्स याद कर सकते हो। इसके अलावा 50 से 50 स्क्वायर्स तक का याद कर सकते हो। इसके अलावा 20 या 25 क्यूब्स तक का याद कर सकते हो। ये तो आप कर सकते हो, ठीक है, इन चीज़ों में अगर आपको नहीं तैयार है तो। लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि स्कोर किस तरीके से लेके चल। देखो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए कि 45 से लेकर 50 के बीच में ला पाओ। रीजनिंग में 45 से लेकर 50 तक का लाना बड़ा आसान तो नहीं होता है, लेकिन होता है, लाया जा सकता है। ठीक है, 45 से लेकर 50 तक का। अगर हम लोग बात करें इसमें आपका जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रीजनिंग का वो होता है एनालॉजी के क्वेश्चन, चाहे वो जनरल एनालॉजी हो चाहे वो नंबर एनालॉजी हो। ठीक है, कई बार ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछ देता है जो कि आप जनरल नॉलेज पर बेस्ड होता है लेकिन आपको नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको स्किप करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखते हुए आपको जो टारगेट स्कोर रीजनिंग में लेके चलना चाहिए वो 45 से लेकर 50 तक का लेके चलना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो होता है एनालॉजी होता है, और थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो एक प्रकार से जो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज आती है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पोर्शन पे रख सकते हैं। बाकी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी करी होगी तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो टारगेट स्कोर रखना चाहिए वो भी आपका 45 से 50 तक का होना चाहिए। देखो मैथ्स में आपको टॉपिक तो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, फंसते कहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन पर। तो ये जो आपके पास में टाइम है उस टाइम पे आधा घंटा अपने आप को किस में दीजिए, कैलकुलेशन में दीजिए। एक ऐप होता है मैथ वर्कआउट, उसको इंस्टॉल करिए और उसमें से आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। उससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो यहाँ पर मैथ्स में अगर बात करें तो कैलकुलेशन का ही खेल होता है। टॉपिक सबको पता होता है, कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वो वही है ना, मैथ्स में आप क्वेश्चन तो सारे लगा सकते हो लेकिन आपको उस डिफिनिट टाइम पे लगाना होता है, और डिफिनिट टाइम के लिए आपके पास में कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और उस कैलकुलेशन के लिए आप क्या करो, डेली आधा घंटा इस टाइम पे देना स्टार्ट कर दो। डेली आधा घंटा मैथ वर्कआउट एक ऐप होता है, उसमें आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो और उससे आपको जो बोलते हैं आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है,
इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का जो टारगेट स्कोर लेके चलना चाहिए वो 40 से लेकर 44 तक का टारगेट स्कोर लेके चलना चाहिए। ठीक है, देखो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में ज़्यादा टफ कुछ ऐसा एज इट इज़ होता नहीं है, ग्रामर भी आसान आ जाती है, वो कैप थोड़ी बहुत टफ होती है। ठीक है, तो वो कैप के लिए आपको क्या करना है, तो वो कैप के लिए आपको किरण की एक बुक होती है, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, उसमें से आपको वो कैप जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे के सारे कर लेने हैं। वो कैप हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वो सारे के सारे कर लेने हैं। और इसी से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो ग्रामर के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, एक्टिव एंड पैसिव के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीके की। जीके का जो टारगेट स्कोर रहना चाहिए वो 25 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके स्कोर टारगेट स्कोर 25 से लेकर 30 तक का पहुंच रहे हैं, मॉडरेट की बात कर रहा हूँ जो एवरेज है जीके में, तो आप ठीक हो। ठीक है, आप जो है वो टारगेटेड स्कोर जो होगा ओवरऑल वो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 25 से लेकर 30 के बीच में पहुंच रहे, जीके में सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टैटिक जीके से आते हैं। आप डेली के डेली हर दिन 1 घंटा स्टैटिक जीके को दीजिए, जिससे कि आपके क्या होगा सके अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीके से कम 6 या 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते ही आते हैं। तो आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्टैटिक जीके को 1 घंटा दीजिए। ठीक है, बाकी जो होता है वो साइंस हो गया, फिजिक्स साइंस हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इस सब से तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको तो आपको खत्म करना ही, अगर आपका नहीं खत्म हुआ तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है और छोटा पोर्शन है वो मैं बता देता हूँ। पॉलिटी में आप क्या करो, आर्टिकल जितने भी हैं तो आर्टिकल के एक वीडियो देख लो, जितने भी वीडियो आर्टिकल की आती है वो सारे के सारे रट डालो। ठीक है, आर्टिकल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स छोटा सा पोर्शन है, उसको आप जल्द इस टाइम तक का खत्म कर सकते हो, 45 दिनों में इकोनॉमिक्स खत्म कर जा सकते हो, छोटा पोर्शन का। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस में आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो। फिजिक्स एक छोटा सा पोर्शन होता है। ठीक है, और आपको ज़्यादा उसमें टाइम दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा उसमें वो नहीं करना पड़ता, टाइम नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स जो है वो पहले ही पढ़ रखी होती है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप ये 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी बायो वगैरह नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि बायो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, बायो में बहुत ही बड़ी है, तो वो सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने बायो पढ़ रखी तो रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।